हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, वर्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। तो सी एलिगेंस के अंदर ही हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि जो सी एलिगेंस होता है ना, वो हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म कहने के पीछे मेन जो रीज़न होता है ना, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होती है ना, वो क्या होती है, कम होती हैं। तो इसको आसानी से अपन उसके सेल लीनिएज को पता कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ सेल्स की हम बात करें सी एलिगेंस के अंदर, तो वो कितनी होती हैं, 1090 सेल्स होती हैं, जिसमें से 131 सेल्स अपोप्टोसिस में जाती हैं और कितनी सेल्स बचती हैं, 959 सेल्स बचती हैं, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। अब इतनी नंबर ऑफ सेल्स कम होने के कारण क्या होता है, इसके जो सेल लीनिएज है ना, उसको आसानी से अपन स्टडी कर सकते हैं। अब बात करें कि जो सी एलिगेंस होता है ना, वो हमारा कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। मीन्स कि इसके अंदर मेल और फीमेल की यदि हम बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक सिंगल बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम बात करें, हर्माफ्रोडाइट तो है, लेकिन जो स्पर्म और एग होते हैं ना, वो एक सिंगल टाइम के अंदर रिलीज नहीं करते, यानी कि सिंक्रोनाइज रिलीज ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज नॉट पॉसिबल इसके अंदर। जबकि क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट के अंदर ही गोनाड्स क्या करते हैं, सबसे पहले स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, उन स्पर्म को स्टोर किया जाता है, और उसके बाद लेटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, फीमेल के द्वारा क्या होता है, गोनाड्स के द्वारा क्या होता है, ओवा प्रोड्यूस किया जाता है। और फिर ओवा माइग्रेट्स करता है किधर, टुवार्ड द स्पर्म की साइड, और स्पर्म की साइड माइग्रेट करता हुआ क्या होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइज एग को रिलीज किया जाता है बाई वल्वा। तो यहाँ पर वल्वा क्या होता है, वल्वा एक ऑर्गन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर फर्टिलाइज एग को रिलीज करवाने के लिए। तो वल्वा का मतलब समझ आ रहा है, वल्वा क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिलीज करवाता है फर्टिलाइज एग को फ्रॉम द बॉडी। अब बात करते हैं कि जो वल्वा फॉर्मेशन को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जिसको आगे आकर चलकर हमको देखनी पड़ेंगे इसके अंदर। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले लेटरल इनिबिशन। तो लेटरल इनिबिशन से हमारा यहाँ पर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई ए सेल है ना, कोई पर्टिकुलर फैट के अंदर गई है। अब ए सेल तो पर्टिकुलर ए फैट के अंदर चली गई, लेकिन वो सेल्स क्या करती है, उस फैट में दूसरी सेल को, जो आसपास दो सेल्स होती है ना, उनको जाने से रोकती है। इसको हम कहते हैं लेटरल इनिबिशन। इसको अपन एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया कोई एक क्लास के अंदर क्या है, 3 स्टूडेंट बैठे हैं एक सीट के ऊपर। अब जो उसमें जो बीच में बैठा है ना, एक टीचर ने क्या हुआ, सब तीनों बच्चों से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा। अब जो क्वेश्चन पूछा, उनमें से तीनों को आंसर तो आता है, लेकिन जो बीच वाला है ना, वो आंसर भी दे रहा है, और जो आसपास दो बैठे हैं ना, उनको क्या रहा है, क्वेश्चन को जवाब देने से रोक रहा है। तो मतलब कि वो आंसर दे रहा है और दूसरों को, आसपास वालों को रोक रहा है। उसी का मतलब होता है लेटरल इनिबिशन। यानी कि एक सेल जिस फैट में गई है, आसपास वाली सेल उस फैट में ना जाए, इसके लिए क्या करती है, जो एक सेल होती है ना, वो आसपास वाले सेल को उस पर्टिकुलर फैट के अंदर जाने से रोकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर 2 टर्म आएंगे, एक तो एंकर सेल और दूसरी आएगी रेस्पॉन्डर सेल। यानी कि एंकर सेल का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्डर सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। कि एंकर सेल क्या होती है, एंकर सेल उन सेल्स को कहा जाता है जो कि वर्क करती हैं एज ए इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, कि जो रिलीज करती हैं इंडक्टिव सिग्नल, रिलीज करती है इंडक्टिव सिग्नल। और ये जो सिग्नल रिलीज करती है ना, उस सिग्नल का नाम है लिन 3। लिन 3 बिलोंग करता है ईजीएफ फैमिली से। ईजीएफ फैमिली क्या होती है, हमारी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। तो लिन 3 किससे बिलोंग कर रहा है, ईजीएफ फैमिली से। और लिन 3 एक्टिवेट करता है किसको, लेट 23 रिसेप्टर्स को। किसको, लेट 23। और सेकंड होता है रेस्पॉन्डर सेल। रेस्पॉन्डर सेल्स की हम बात करें तो रेस्पॉन्डर सेल्स क्या होती हैं, जो कि रेस्पॉन्ड करती हैं अगेंस्ट इंडक्टिव सिग्नल। यानी कि ये जो लिन 3 सिग्नल है ना, ये किसके रूप में काम कर रहा है, इंड्यूसर के रूप में। तो जो रेस्पॉन्डर सेल्स होंगी ना, वो इस लिन 3 के प्रति क्या होंगी, रेस्पॉन्ड करेंगी। और रेस्पॉन्डर सेल के रूप में यहाँ पर वर्क कौन करती हैं, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स या इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल्स, या अपन कहते हैं इन्हें हाइपोडर्मल सेल्स। ये वर्क करती हैं एज ए रिस्पॉन्डर सेल। अब एक टर्मिनोलॉजी और देखते हैं अपन, इंडक्शन। यानी कि देखो, इंडक्शन का मतलब क्या होता है, कि एक सेल तो क्या करे, सिग्नल रिलीज करे, और दूसरी सेल उसके प्रति क्या करे, रेस्पॉन्ड करे। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन मैकेनिज्म। यानी कि एक सेल सिग्नल को रिलीज कर रही है और दूसरी उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रही है। रेस्पॉन्ड वो ही करेगी जो कि उस सिग्नल के प्रति कॉम्पिटेंस होगी, यानी कि जिसके पास उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए क्या होंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो इस मैकेनिज्म कहते हैं इंडक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 6 सेल्स कॉम्पिटेंट होती हैं फॉर वल्वा फॉर्मेशन। यानी कि टोटल 6 सेल्स होती हैं जो कि वल्वा फॉर्मेशन के लिए कॉम्पिटेंट होती हैं। जैसे हम बात करें P3 पी की, P4 पी की, P5 पी, P6 पी, P7 पी, P8 पी।
जिसमें से P3P और P4P और जो P8P है ना, ये क्या करती हैं, टर्सरी फैट का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि हम बात करें किसकी, P5P की, P6P की और P7P की, ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, वल्वा फॉर्मेशन का। और वल्वा फॉर्मेशन पे भी आगे हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन प्राइमरी वल्वा फॉर्मेशन कर रहा है और कौन सेकेंडरी वल्वा का फॉर्मेशन करने वाला है। अब ये वल्वा फॉर्मेशन का डिसीजन किसके बेस पर होगा कि कौन सी सेल एंकर सेल से कितनी दूर है, उसके बेस पर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन की एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एंकर सेल्स की फॉर्मेशन की हम बात करें तो जो 2 सेल्स आर द कॉम्पिटेंट फॉर द एंकर सेल फॉर्मेशन, यानी कि 2 सेल्स यहाँ पर क्या होती हैं, कॉम्पिटेंट होती हैं एंकर सेल का फॉर्मेशन करने के लिए। उन सेल का नाम है Z1PPP और Z4AAA। ये जो एंकर सेल फॉर्मेशन की हम बात करें ना, तो ये क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है, यानी कि बाई चांस कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसके अंदर एक सेल तो एंकर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरी सेल्स क्या होती हैं, वल्वल प्रिकर्सर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन हम बात करें इनिशियल स्टेज की हम बात करें तो बोथ सेल्स आर द इक्विपोटेंट की जो ये फॉर्म कर पाती हैं एंकर सेल, जैसे Z1PPP और Z4AAA, ये क्या होती हैं, दोनों ही एंकर सेल का फॉर्मेशन कर पाती हैं इनिशियल स्टेज में। क्योंकि हम बात करें इन दोनों सेल को देखें ना, तो ये अपनी सरफेस पर क्या होती हैं, log2 और lin12 को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। log2 किसके रूप में काम करता है, एज ए डेल्टा, जबकि lin12 की बात करें तो वो किसके रूप में काम करता है, नोच रिसेप्टर के रूप में। डेल्टा सिग्नल हो गया और नोच क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। दोनों क्या कर रही हैं, इक्वल अमाउंट में क्या होती हैं, log2 और lin12 को एक्सप्रेस कर रही हैं दोनों सेल। लेकिन बाई चांस कोई ऐसा इवेंट होता है कि एक जो सेल होती है ना, वो तो log2 को ज़्यादा एक्सप्रेस करती है और दूसरी सेल lin12 को ज़्यादा एक्सप्रेस करती है। अब जो सेल log2 को ज़्यादा एक्सप्रेस करेगी ना, वो सेल कन्वर्ट होती है इनटू द एंकर सेल, एंड जो सेल क्या करती है, lin12 को ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, वो कन्वर्ट होती है इनटू वेंट्रल यूटेराइन प्रीकर्सर सेल, यानी कि VPCs के अंदर। अब बात करें हम, यदि इफ़ lin12 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, यानी कि lin12 काम नहीं कर रहा है किसी भी इवेंट के कारण, lin12 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो बोथ सेल्स क्या करती हैं, फॉर्म करती है एंकर सेल का। क्योंकि lin12 की हम बात करें वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, वेंट्रल यूटेराइन प्रीकर्सर सेल के लिए फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। अब lin12 काम ही नहीं कर रहा तो वेंट्रल यूटेराइन प्रीकर्सर सेल नहीं बनेगी और बाय डिफ़ॉल्ट की कंडीशन के अंदर जो फैट आएगा वो किसका आएगा, एंकर सेल का फैट आएगा। इसी प्रकार मान लिया log2 के अंदर क्या हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। इफ़ log2 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो बहुत सेल किसका फॉर्मेशन करेंगी, वेंट्रल यूटेराइन प्रीकर्सर सेल। क्योंकि log2 की बात करें तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, एंकर सेल के लिए, एंकर सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल था। अब जब log2 काम ही नहीं करेगा तो एंकर सेल कहाँ से बनेंगे, नहीं बनेंगे। और कौन सी सेल बनेंगी, कौन सी सेल बनेंगी हम बात करें तो वेंट्रल यूटेराइन प्रीकर्सर सेल। अब बात करते हैं ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर है, ये है सी एलिगेंस की। और ये सी एलिगेंस के अंदर जो हमारे ग्रीन कलर से दिखाया गया ना, ये हमारे हैं गोनाड्स। इन गोनाड्स के लेटरल साइड के अंदर ये प्रेजेंट हमारी एंकर सेल। अब ये जो हमारी एंकर सेल होती है ना, वो एंकर सेल रिलीज करती है इंडक्टिव सिग्नल। अब इंडक्टिव सिग्नल रिलीज करेगी तो इसके लिए कोई ना कोई इसके आसपास होनी चाहिए रेस्पॉन्डर सेल। तो यहाँ पर 6 VPCs होती हैं जो इसके पास गोनाड्स के पास होती हैं और एंकर सेल के पास होती हैं। ये हमारी हो गई एंकर सेल। ये हमारी कौन सी होगी, सबसे पहले एंकर सेल। एंकर सेल कौन रिलीज करती है सिग्नल, हमने पहले पढ़ा था पीछे की ओर, lin3 जो कि एक EGF है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। lin3 रिलीज किए और ये हमारी क्या हो गई, 6 VPC जो कि होंगी रेस्पॉन्डर सेल, जो कि रेस्पॉन्ड करेंगी अगेंस्ट सिग्नल lin3। अब रेस्पॉन्ड करने के लिए इनके पास एक रिसेप्टर होते हैं जिनका नाम होता है LAT23 रिसेप्टर्स, जो कि बिलोंग करते हैं किससे, RTK से, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली से। रेस्पॉन्डर सेल के पास क्या है, LAT23 और एंकर सेल रिलीज करती है lin3। lin3 बाइंड्स होगा LAT23 पर। जैसे ही LAT23 पर बाइंड होता है ना, तो जो P6P वाली है ना, इसके अंदर होता है RTK पाथवे एक्टिवेट। RTK पाथवे एक्टिवेट होगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर एक्टिव होगा, न्यूक्लियस के अंदर किसको एक्टिवेट होगा, lin31। lin31 जैसे ही एक्टिव होगा तो एक्सप्रेशन होगा किसका, वल्वल जीन का। और क्या होता है, ये कन्वर्ट होती है इनटू प्राइमरी वल्वा फॉर्मेशन के अंदर। और जो इसके आसपास वाली है ना, जिसको लो अमाउंट में क्या मिल रहा है, lin3 का सिग्नल मिल रहा है, वो कन्वर्ट होती है इनटू सेकेंडरी वल्वा या लेटरल वल्वा के अंदर। जो P5P और P7P है, इनको थोड़ा लो अमाउंट में क्या मिल रहा है, lin3 का सिग्नल मिल रहा है, इसलिए कन्वर्ट होती है इनटू सेकेंडरी वल्वा या लेटरल वल्वा। साथ में इनके लिए यानी कि जो सेकेंडरी वल्वा या लेटरल वल्वा फॉर्मेशन के लिए एक सिग्नल और रेस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है MIR61, जो कि एक्टिवेट होता है किसके द्वारा, बाय lin31। lin31 क्या होता है,
लिन 31 के द्वारा खुद तो क्या होता है प्राइमरी वल्वा में चली गई, लेकिन इसकी आसपास वाली सेल इस पर्टिकुलर फैट के अंदर ना जाए, यानी प्राइमरी वल्वा फॉर्मेशन के अंदर ना जाए, इसलिए क्या होता है लिन 31 क्या करता है आसपास की दोनों सेल्स के अंदर किसको एक्टिवेट करता है मिर 61 को, जो कि एक माइक्रोन आरएनए होता है जो कि सेकेंडरी वल्वा फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो बाकी जो 3 सेल बच गए ना ये हमारी P3P, P4P एंड P8P, इनको क्या होता है लिन 3 सिग्नल न मिलने के कारण ये किस फैट के अंदर जाएंगी हाइपोडर्मिस की फैट के अंदर। मिर 61 का काम क्या है माइक्रोन आरएनए है जिसका काम क्या है रिप्रेशन करवाना प्राइमरी वल्वल जीन का एंड एक्टिवेट करवाना सेकेंडरी लेटरल वल्वल जीन। मिर 61 क्या करता है प्राइमरी वल्वल जीन को तो इनिबिट करता है और एक्टिवेट करता है सेकेंडरी लेटरल वल्वल जीन। तो ये हमारा टॉपिक था वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।